हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर्स डार्क ऑफ द मून। ये मूवी 2011 में रिलीज हुई थी और ये ट्रांसफॉर्मर्स सीरीज का थर्ड पार्ट है। और अभी तक मैंने ट्रांसफॉर्मर्स 1 और 2 ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और वो मेरे चैनल पे भी अवेलेबल है। आप वहाँ से जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। अब हम अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें साइबरट्रोनियम ग्रह दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन के बीच एक बहुत बड़ी फाइट हो रही होती है। और दोनों लोग यही चाहते थे कि हम दोनों में से कोई एक टीम जीत जाए और फिर वो लोग साइबरट्रोन ग्रह पे अपना कब्जा कर ले। और उन्हीं की फाइट के दौरान उसी में से एक स्पेसशिप, जिसके अंदर काफ़ी सारी न्यू टेक्नोलॉजी भरी हुई थी, वो अब वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। और उस स्पेसशिप का नाम होता है आर्क स्पेसशिप, जिसके अंदर ऑटोबॉट्स का लीडर सेंटिनल-5 बैठा होता है। अब उनमें से कुछ डिसेप्टिकॉन्स जो कि अब उस स्पेसशिप के ऊपर हमला कर देते हैं और फिर वो आर्क शिप काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। डैमेज होने के बावजूद वो अब उस फाइट के दौरान से निकल तो जाता है, लेकिन कुछ दूर बाद खराब होने लगता है और उसी खराबी की वजह से वो अब धरती के चांद पे आकर के गिर जाता है। और उसके बाद हमें सीन शिफ्ट करते हैं 1961 का, जहाँ पे हमें अमेरिका दिखाया जाता है। और वहाँ पे अमेरिका के वैज्ञानिकों को ये लगता है कि चांद पे कोई ऐसी जगह है जो कि अंधेरे से घिरी हुई है। ऐसा लग रहा है कि जरूर वहाँ पे कोई ना कोई एलियन टेक्नोलॉजी है। और जब इस चीज का पता जब यूएस के प्रेसिडेंट को लगती है, तब वो एक नई टीम बनाता है और उस टीम से कहता है कि जल्द से जल्द चांद पे जाइए और वहाँ जाकर के उस एलियन टेक्नोलॉजी का लगाइए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि रूस हमसे पहले उस चांद में जा करके न्यू टेक्नोलॉजी का पता लगा ले और पूरी दुनिया के सामने लेकर के आ जाए। अभी तक सिर्फ सैटेलाइट्स ही थी जिनके थ्रू हमें अंतरिक्ष में जो भी कुछ हलचल होती थी उन सब चीज़ों के बारे में पता चलता था। लेकिन अब यूएस गवर्नमेंट ने मिलकर के ये डिसाइड कर लिया था कि अब एक वो ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएंगे जिससे कि हमारी पूरी टीम चांद पे जा करके उन सब चीज़ों का पता लगा सके। और इसी वजह से वो अब एक प्रोग्राम तैयार करते हैं और अब इनकी ये मशीन 8 साल बाद बन करके तैयार होती है। और अब उस मशीन में कुछ एस्ट्रोनॉट्स बैठ करके जाते हैं, जिनमें से एक नील आर्मस्ट्रांग और दूसरे यूरिन गार्गिल होते। और अब वो मशीन सीधे चांद पे पहुंच जाती है और चांद पे पहला कदम रखने के बाद दुनिया में पूरी एक लहर सी छा गई थी, क्योंकि अमेरिका ने पहली बार चांद पे कदम रखा था। और वहीं पे नील आर्मस्ट्रांग और साथ ही यूरिन गार्गी अब चांद के ऊपर और ज़्यादा खोज करते हैं और फिर वो खोज करते करते फाइनली उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक्सीडेंटली आर्क शिप पड़ा होता है। और अब वो आर्क शिप को देख करके पहले तो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, फिर वो इस आर्क शिप पे अंदर जा करके उसके अंदर थोड़ी सी खोज करने लगते हैं, जहाँ पे उन्हें एक छोटे छोटे से रोबोट्स मिलते हैं। और वो रोबोट्स और कोई नहीं जबकि ऑटोबॉट्स होते हैं। अपनी आर्मस्ट्रांग और साथ ही यूरेन गार्गी इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, इस वजह से वो लोग अब वहाँ से छोटे छोटे से क्लियरोस लेकर के वापस आने लगते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं होता है। और उसके बाद हमारे सीन शिफ्ट करते हैं प्रेजेंट डे में, जहाँ पे हम इस मूवी का मेन कैरेक्टर यानी कि सैमुअल बेकेट को दिखाया जाता है। और अब हमें यहाँ पे सैमुअल बेकेट की गर्लफ्रेंड एक मॉडल को दिखाते हैं जिसका नाम कार्ली होता है और वो एक मॉडलर होती है। अब सैम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही रह रहा होता है। हालांकि इससे पहले सैम ने 2 बार इस धरती को बहुत बड़े बड़े खतरों से बचाया था, लेकिन अभी भी उसके पास एक जॉब नहीं थी। और अब तक कि उसने अपनी कॉलेज की डिग्री भी हासिल कर ली थी, साथ ही उसे यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा एक मेडल भी मिला था। और इतना सब कुछ होने के बावजूद अभी भी सैम बेरोजगार होता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर में ही रह रहा होता है। इसके बाद हमें ऑटोबॉट्स को दिखाया जाता है, जो कि यूएस मिलिट्री के साथ मिलकर के सभी डिसेप्टिकॉन्स को ढूंढ ढूंढ करके मार रहे होते हैं। और वहीं पे उनका लीडर कर्नल विलियम, जिसको अब यूक्रेन में कुछ डिसेप्टिकॉन्स की छुपे होने की खबर मिलती है, जिसके बाद सभी ऑटोबॉट्स पहुंच जाते हैं सीधे यूक्रेन में। और ऑटोबॉट्स के साथ कुछ साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व होते और वो लोग जानबूझ करके सभी ऑटोबॉट्स को यूक्रेन में लाए होते हैं। अब वहीं पे बहुत बड़े बड़े से डिसेप्टिकॉन्स आ जाते हैं और उन डिसेप्टिकॉन्स का एक लीडर था जिसका नाम ड्रिलर था और वो साइज भी काफी ज्यादा बड़ा था। अब ड्रिलर पूरे शहर में तबाही मचा रहा होता है। अब वो सभी बिल्डिंगों को फाड़ करके आगे निकल जाता था। अब ड्रिलर काफी ज्यादा साइज में बड़ा होता है और वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इस वजह से कोई भी ऑटोबॉट्स उसे नहीं रोक पाता है। और इसी वजह से अब ऑटोबॉट्स के लीडर यानी कि ऑप्टिमस प्राइम को वहाँ पे आना पड़ता है। और अब ऑप्टिमस प्राइम के पास एक ट्रक भी थी जिसमें उसके सेफ्टी वेपन्स रखे हुए थे और जिनमें शामिल थी एक स्वॉर्ड और शील्ड। ऑप्टिमस प्राइम उन्हीं सब चीज़ों से मिल करके ड्रिलर को अच्छे से मारने लगता है और उसे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय भी कर देता है। और ये चीज़ देख करके ड्रिलर वहाँ से भाग जाता है। और अब यहाँ पे जो डिसेप्टिकॉन जिस चीज़ को चुराने आए होते हैं वो चीज़ वो लोग वहीं पे छोड़ करके चले जाते हैं, जिसके बाद वो चीज़ अब ऑप्टिमस प्राइम को मिल जाती है। और ऑप्टिमस प्राइम अब उसे उठाता है और उसे पता लगता है कि ये ऑटोबॉट्स की इनर सोल है।
जैसे कि हम इंसानों के अंदर हमारी इनर सोल यानी कि हमारी आत्मा होती है, वैसे ही ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर भी उनकी एक इंटरनल पावर सोर्स है जिससे कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे और इसी के साथ वो लोग एक दूसरे से कांटेक्ट किया करते थे। साथ ही अगर उनकी बॉडी पार्ट्स का एक भी पार्ट खराब हो जाता था तो वो उसी की मदद से उसे चेंज कर लिया करते थे। अब ऑप्टिमस प्राइम को ये पता लगता है कि अभी भी इंसानों ने हमसे कुछ चीजें छुपा के रखी है जिनके बारे में हमें नहीं पता है, और इसी वजह से ऑप्टिमस प्राइम अब गुस्सा होकर के इंसानों के लीडर के पास आता है और उससे आकर के कहता है कि हमारे बीच एक डील हुई थी और हमने डील ये की थी कि अगर हमारे पास कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होगी तो वो हम सारी इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर करेंगे और बदले में तुम्हारे पास भी जितनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होगी वो भी तुम हमें बताओगे और ये तुम्हारा फर्ज बनता है। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने हमसे ये बात छिपा के रखी कि यूक्रेन में इंसानों के पास ऑटोपॉड से रिलेटेड एक कुछ पार्ट्स हैं। अब CSI की डायरेक्टर ऑप्टिमस प्राइम को ऐसे लोगों से मिलवाती है जो कि नासा के उस सीक्रेट मिशन में इन्वॉल्व थे और उस चीज़ के बारे में किसी को भी नहीं पता था और वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किसी भी आम इंसान को नहीं पता है। अब वहाँ पे जो ऑप्टिमस प्राइम से मिलने के लिए आए होते हैं वो अब नासा से रिलेटेड एस्ट्रोनॉट्स होते हैं और वो आकर के अब ऑप्टिमस प्राइम को बताते हैं कि जब 1961 में यहाँ से एक स्पेस प्रोग्राम के तहत एक रॉकेट लॉन्च किया गया था तो चांद पे पहुंच के उसे कुछ ऐसी तस्वीरें मिली जो कि काफ़ी ज़्यादा भयानक है। अब ऑप्टिमस प्राइम उन फोटोज़ को देखता है और उस फोटोज़ को देख करके समझ जाता है कि ये फोटोज़ तो हमारे आर्कशिप की और उसके अंदर हमारे लीडर सेंटिनल प्राइम है। अब वहीं पे ऑप्टिमस प्राइम बिना कुछ सोचे समझे सीधे अपने सभी ऑटोबॉट्स को लेकर के चांद की उस डार्क साइड में पहुंच जाता है जहाँ पे आर्कशिप एक्सीडेंटली पड़ा होता है। अब ऑप्टिमस प्राइम सारे सभी ऑटोबॉट्स उस आर्कशिप के अंदर जाते हैं और इसमें काफ़ी सारी छानबीन करने के बाद उन्हें अब फाइनली सेंटिनल प्राइम मिल जाता है जो कि उन सभी प्राइम्स में से एक होता है और तभी उन्हें अब उस आर्कशिप में कुछ पिलर्स भी मिलते हैं जिनमें से 4 ब्लू होते हैं और एक रेड होता है। अब वो सेंटिनल प्राइम के साथ सभी ऑटोबॉट्स धरती पे आ जाते हैं और जब वो धरती पे आते हैं तो उनके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं बची होती है क्योंकि वो काफ़ी सालों से चांद पे ही पड़े हुए थे। और अब जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जो सैम विकी था उसने ऑप्टिमस प्राइम जब मर गया था तब उसके अंदर उसने मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप छोड़ दिया था जिसके बाद ऑप्टिमस प्राइम जिंदा हो गया था और ये बात ऑप्टिमस प्राइम को अच्छे से पता थी कि मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप की वजह से मैं जिंदा हो चुका हूँ और इसी वजह से अब वो मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप को सेंटिनल प्राइम के अंदर घुसोड़ देता है जिससे कि अगेन सेंटिनल प्राइम जिंदा हो जाता है। और जैसे ही सेंटिनल प्राइम जब जिंदा होता है तो सबसे पहले वो अब वहाँ पे बुरी तरीके से तबाही मचाने लगता है क्योंकि उसे ऐसा अभी भी लग रहा होता है कि हमारे साइबरट्रॉन पे अभी भी जंग चालू है और डिसेप्टिकॉन हम लोग के ऊपर हमला कर रहे हैं। तब ऑप्टिमस प्राइम उन्हें सेंटिनल प्राइम को काफ़ी ज़्यादा संभालता है और उन्हें बताता है कि अब हम लोग धरती पे हैं और ये इंसानों की दुनिया है, हमारा साइबरट्रोनियम ग्रह तो कब का तबाह हो चुका है, डिसेप्टिकॉन्स ने उन्हें तबाह कर दिया था और हमने आपको आर्कशिप से निकाला है क्योंकि इंसानों ने हमें बताया था कि आप आर्कशिप में हैं जो कि अभी भी ऐसे राज है जो कि हमें नहीं पता है और उन्होंने ही हमें आर्कशिप के बारे में बताया था, इसी वजह से हम लोग आर्कशिप से आपको निकाल करके यहाँ पे लाए हैं। अब हमें नेक्स्ट सीन में सैम विकी को दिखाया जाता है और फाइनली उसे एक कंपनी में जॉब अब मिल गई होती है और इस चीज़ की खुशखबरी वो अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि कार्ली को देने के लिए जाता है और कार्ली एक ऑटोमोबाइल कंपनी में जॉब कर रही होती है। और अब सैम कार्ली के ऑफिस में जाता है, वहाँ पे अब उसके बॉस को देखता है जो कि अब कार्ली और उसके बॉस के बीच जो रिलेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज होता है और ये चीज़ सैम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लेकिन वो उसका बॉस था इस वजह से सैम कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हमें दूसरी तरफ डिसेप्टिकॉन्स के लीडर मेगाट्रॉन को दिखाते हैं और अभी तक हमने देखा था कि मेगाट्रॉन जो कि हर बार अपने कार में नई कार में कन्वर्ट कर देता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि मेगाट्रॉन की जो इस बार बॉडी थी वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और ये सब कुछ ऑप्टिमस प्राइम ने लास्ट पार्ट में कर दिया था। अब वो ऐसी हालत में नहीं था कि वो अपने बॉडी को दोबारा से मेंटेन कर सके, इसी वजह से वो अपने पास आप सभी डिसेप्टिकॉन्स को बुलाता है और उन सभी को ये इन्फॉर्मेशन देता है कि मुझे पता लगा है कि चांद पे नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट्स गए थे और उनमें से कुछ एस्ट्रोनॉट्स ऐसे हैं जिन्हें पता है कि डार्क साइड में क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग अब उन सभी एस्ट्रोनॉट्स को ढूंढ करके खत्म कर दो जिन्हें इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन। मैं नहीं चाहता हूँ कि सभी की ये बात उन ऑटोबॉट्स को पता लगे क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा खास है हमारे लिए। और अब डिसेप्टिकॉन्स से 1969 में जितने भी एस्ट्रोनॉट्स गए होते हैं उन सभी को ढूंढ करके मारने लगते हैं और उन्हीं एस्ट्रोनॉट्स में से एक इंसान ऐसा होता है जो कि अब और उसका नाम जैरी था और अब वो अपनी पहचान छुपा करके एक नॉर्मल सी कंपनी में क्लर्क का काम कर रहा होता है और उसी कंपनी में सैम भी काम कर रहा होता है। हालांकि सैम को नहीं पता था कि जैरी वही शख्स है जो कि नासा के एस्ट्रोनॉट के थ्रू वो चांद पे गया था और उसे पता है कि चांद की डार्क साइड क्या है।
अब वहीं पे जेरी जो कि सैम को पहचान जाता है और अब वो जेरी सैम से कहता है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो, तुम्ही ने 2 बार दुनिया को बहुत बड़े खतरे से बचाया है और मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ और ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा खास है। मेरे पास कुछ राज है और वो राज ये है कि चांद के पीछे छुपी दुनिया के बारे में मुझे पता है और वो इन्फॉर्मेशन तुम्हें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसके बाद जेरी सैम को एक छोटा सा पेपर देता है और फिर वो अपने काम पे आकर के वापस से बैठ जाता है। जिसके बाद अब वहाँ पे एक ब्लैक एरी नाम का एक डिसेप्टिकॉन आ जाता है और अब वो जेरी से आकर के कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक टाइम पे नासा के साथ काम करते थे और तुमने सैम को कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। अब तुम मुझे बताओ कि तुमने सैम को क्या इन्फॉर्मेशन दी है। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो फिर मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। लेकिन जेरी अब ब्लैक किसिंग को कुछ भी नहीं बताता है और फिर ब्लैक किसिंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इस वजह से वो अब जेरी को उसी की बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है और इसी के साथ जेरी की मौत हो जाती है। और ये सब कुछ सैम एक दूर छुप करके देख रहा होता है और जब वो ये सब कुछ देखता है तब वो समझ जाता है कि जरूर इस धरती पे दोबारा से कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। जिसके बाद सैम अब सभी लोगों से मदद मांगता है और फिर वो CIA के डायरेक्टर के पास जाता है और उनसे जाकर के कहता है कि मुझे पता है कि चांद के जरूर डार्क साइड में कुछ राज छुपे हुए हैं और उन्हीं एस्ट्रोनॉट्स में से कुछ लोग ऐसे थे जो कि इस राज को दबाना चाहते थे, लेकिन अभी तक वो लोग उस राज को किसी को भी नहीं बताए हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी ऑटोपॉड्स को मेरे साथ भेजें। मैं उस चांद पे जाकर चांद की डार्क साइड पे जो राज है उस चीज का पता लगाना चाहता हूँ। लेकिन अब CIA की डायरेक्टर सैम की बात नहीं सुनती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। अब सैम काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और फिर वो एक कॉल लगाता है और वो कॉल सीधे सेक्टर 7 के एजेंट सीमेंस के पास लगती है। और फिर वो सेक्टर 7 के एजेंट जो कि एक टाइम बहुत अच्छे एजेंट हुआ करते थे, लेकिन अब वो वहाँ पे काम नहीं कर रहे होते हैं। और अब सैम और साथ ही सीमेंस पूरी एक टीम अप हो जाते हैं और फिर वो मिल करके एक कुछ एविडेंस को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन है चांद के डार्क साइड पे जिसकी वजह से ऑटोपॉड, डिसेप्टिकॉन और नासा के बीच में जंग छिड़ी हुई है। फाइनली उन्हें एक एविडेंस मिल जाता है जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि US के बाद रशियन की टीम भी चांद पे गई थी और उनके पास भी एक स्पेस शटल था जिसने अब US के बाद वहां जाकर के कुछ फोटोज को क्लिक किया था। मगर धरती पे आने के बाद वो सभी मर गए थे, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में वो लोग कैसे मर सकते हैं? जो इंसान एक स्पेस शटल चलाना जानता है तो फिर उनके लिए उनका कार एक्सीडेंट में मौत हो ही नहीं सकती है। और इसी वजह से सीमेंस सब कुछ अपने डिटेक्टिव्स को उन एस्ट्रोनॉट्स के पीछे भेज देता है जो कि अब रशियन टीम के पीछे। और काफ़ी टाइम बीत जाने के बाद वो लोग अब उन रशियन एस्ट्रोनॉट्स के पास मिलने के लिए जाते हैं। और ये एस्ट्रोनॉट्स वही थे जो कि जब US के एस्ट्रोनॉट्स चांद पे गए थे उसके बाद ही ये लोग गए थे। सैम और सीमेंस इन लोगों से जाकर के मिलते हैं और वो लोग अब सीमेंस को बताते हैं कि अपोलो 11 जो कि US के द्वारा चांद पे भेजा गया था, उसे वहाँ जाकर के एक ऐसी मशीन, एक ऐसा स्पेस शटल मिला था जिसके अंदर एक सारी एलियन टेक्नोलॉजी थी और इसके बारे में उन्होंने दुनिया में किसी को भी नहीं बताया था। और उसके बाद जब हमारा स्पेस शटल जब चांद पे गया था तो हमने वहाँ जाकर के कुछ ऐसी फोटोज को क्लिक किया था जो कि काफ़ी ज़्यादा भयानक, और उस फोटोज ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। वहाँ पे हमें कुछ छोटी छोटी सी रिपोर्ट्स मिले थे और वो लोग कुछ पिलर्स को घसीट करके लेकर के जा रहे थे। और अब यहाँ पे सैम सारी बातें फाइनली समझ जाता है और वो ये चीज समझता है कि अपोलो 11 के जाने से पहले वहाँ उस मून पे कुछ डिसेप्टिकॉन्स भी पहुंच गए थे और उन्हें इस चीज की खबर पहले से ही थी। और उन्होंने जा करके एलियन टेक्नोलॉजी वाले इस आर्क शिप में जिसके अंदर सेंटिनल प्राइम मौजूद था, अब वो लोग उनमें से कुछ पिलर्स को अपने पास ऑलरेडी छुपा करके रख चुके हैं। लेकिन वो लोग उस पिलर को क्यों छुपा रहे थे इसके बारे में सैम को अभी नहीं पता चला था, लेकिन कुछ बहुत सारी जानकारी लेने के बाद उसे फाइनली समझ में आ जाता है कि वो जो पिलर्स थे वो एक एलियन टेक्नोलॉजी थे। उन पिलर्स को सिर्फ और सिर्फ सेंटिनल प्राइम ही चला सकता था, लेकिन अब एक्सीडेंट होने की वजह से सेंटिनल प्राइम जो कि अब कोमा में चला गया था और डिसेप्टिकॉन्स के पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं थी कि वो सेंटिनल प्राइम की याददाश्त को वापस ला सके। सेंटिनल प्राइम की याददाश्त लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिमस प्राइम के पास ही पावर थी, क्योंकि उसी के पास मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप था और उसी की वजह से सेंटिनल प्राइम जिंदा हो सकता था। इसी वजह से डिसेप्टिकॉन्स वेट कर रहे थे कि कब सभी ऑटोबॉट्स मून पर आए और सेंटिनल प्राइम को हाथ से लेकर के जाए और फिर उस दोबारा से जिंदा कर सके, क्योंकि सेंटिनल प्राइम ही एक ऐसा इकलौता ऑटोबॉट था जो कि उन सभी पिलर्स को एक्टिवेट करके चांद से लेकर के धरती के बीच एक ब्रिज बना सकता था और उस ब्रिज के थ्रू मून पर जितने भी डिसेप्टिकॉन जो कि छुपे हुए थे वो आसानी से धरती पर आ सकते थे। और यहाँ पे हमें उन पिलर्स के बारे में पता चलता है जिनमें से उन पिलर्स के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जिनसे कि वो एक नया ब्रह्मांड बना सकते थे। और अभी तक हमें ट्रांसफॉर्मर सीरीज में हर पार्ट में एक ही नई टेक्नोलॉजी देखी है जो कि इस धरती सैबरटून ग्रह की तरह बना सकते थे। पार्ट 1 में हमने देखा था ऑल स्पार्क को, पार्ट 2 में हमने देखा एनर्जॉन को और पार्ट 3 में हमने देखे हैं
एनर्जिकल ऑप्टिसाइड पिलर्स, जिनकी मदद से इस पूरी दुनिया को साइबरट्रॉन प्लैनेट में बदल सकते थे। और ये पिलर्स ही पूरा ऑस्पार की तरह ही काम करते थे। जैसे कि अगर ये पिलर्स किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के कांटेक्ट में आएंगे तब वो उसे म्यूटेट कर देते और उनमें से एक नया ट्रांसफॉर्मर बनेगा, और वो ट्रांसफॉर्मर चाहे ऑटोपॉड्स हो या फिर डिसेप्टिकॉन। और अब ये सारी बातें सैम फिकी को समझ में आ जाती है। इसी वजह से अब वो सीधे CIA के डायरेक्टर के पास जाता है और साथ ही सभी ऑटोपॉड्स को ये बात बताने की कोशिश करता है कि तुम्हारी जान अब खतरे में है। और ये सारी डिसेप्टिकॉन्स की ही चाल थी कि कब ऑप्टिमस प्राइम सेंटिनल प्राइम को जगा दे, और जो सेंटिनल प्राइम है वो ऑटोपॉड्स नहीं जबकि वो डिसेप्टिकॉन से मिला हुआ है। और अब सैम जब रास्ते में जा रहा होता है तभी अब मेगाट्रॉन के द्वारा भेजे हुए डिसेप्टिकॉन जो कि अब सैम का रास्ता रोक लेते हैं और उसको अब मारने की कोशिश करते हैं तब। और अब यहाँ पे हमें बम्बलबी की एंट्री दिखाते हैं जो कि अब आ जाता है और वो अगेन से सैम की जान बचाने की कोशिश करता है। और फिर हमें यहाँ पे डिसेप्टिकॉन और साथ ही बम्बलबी की फाइट दिखाते हैं। बम्बलबी जो कि अकेला होता है और वो डिसेप्टिकॉन ज़्यादा होते हैं, बट बम्बलबी फाइनली जैसे तैसे सैम को वहाँ से बचा लेता है। और वही दूसरी तरफ हमें सेंटिनल प्राइम को दिखाते हैं जो कि अब कोमा से बाहर आ जाता है और अब वो उन ऑटोपॉड से पूछ रहा होता है कि जब तुम लोग चांद पे आए थे तब तुम्हें वहाँ पे 5 पिलर्स भी मिले होंगे, तो बताओ वो 5 पिलर्स कहाँ पर हैं। मगर तभी अब सब वो ऑटोपॉड्स उसे ये जानकारी देने से मना कर देता है क्योंकि उन्होंने इंसानों से ये वादा किया होता है कि वो लोग अब एलियन टेक्नोलॉजी से धरती पे आकर के किसी से भी शेयर नहीं करेंगे। और अब जब ऑटोपॉड सेंटिनल प्राइम को पिलर्स की इन्फॉर्मेशन नहीं देता है तब सेंटिनल प्राइम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और इसी वजह से वो अब अपनी गन निकाल करके एक ऑटोपॉड को वहीं पे शूट कर देता है। और ये चीज़ देख करके बाकी ऑटोपॉड्स को गुस्सा आता है, इस वजह से वो अब सेंटिनल प्राइम को शूट मारने की कोशिश करते हैं। बट सेंटिनल प्राइम जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, इसी वजह से उसका कोई कुछ भी नहीं कर पाता है। और फिर सेंटिनल प्राइम जो कि अब सभी ऑटोपॉड्स को एक एक करके ख़त्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जो बाकी के ऑटोपॉड्स को जब ये पता चलता है कि हमारे लोगों के ऊपर सेंटिनल प्राइम ने हमला कर दिया है और वो सभी को मार रहा है, तो वो लोग भी अब CIA के लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। और उसी बीच अब ऑटोपॉड्स का रास्ता रोकने के लिए वहाँ पे बाकी सारी डिसेप्टिकॉन्स आ जाते हैं जो कि अब काफ़ी ज़्यादा रेंज में होते हैं। और अब यहाँ पे डिसेप्टिकॉन्स और ऑटोपॉड्स के बीच एक बहुत बड़ी फाइट होने लगती है। और इसी फाइट के दौरान हमें इस मूवी में सबसे बड़ा एक डिसेप्टिकॉन दिखाया जाता है जिसका नाम होता है शॉकवेव, और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रहा होता है। उसके बाद हमें रात का सीन शिफ्ट करते हैं जहाँ पे हमें सेंटिनल प्राइम को दिखाया जाता है और अब उसके पास वो 5 पिलर्स होते हैं जिनकी मदद से वो अब चांद से लेकर के धरती के बीच उस ब्रिज को बना रहा होता है, जिससे कि चांद पे जितने भी डिसेप्टिकॉन्स हैं वो सब इजीली धरती पे आ सकते। और जब वो इस प्रोसेस को कर रहा होता है उसी बीच वहाँ पे अब ऑप्टिमस प्राइम पहुँच जाता है जो कि अब सेंटिनल प्राइम को ऐसा करने से रोक रहा होता है। तब सेंटिनल प्राइम ऑप्टिमस प्राइम से कहता है कि तुम मुझे ऐसा करने से नहीं रोक सकते हो, अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें चुटकी में ही ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि तुम भी एक प्राइम हो और मैं भी एक प्राइम हूँ और हम दोनों एक बहुत अच्छी दोस्त हैं। तुम्हें याद है ऑप्टिमस प्राइम जब हम लोग साइबरट्रॉन ग्रह पे थे तो हम दोनों वहाँ के भगवान हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पे देखो इस धरती पे तो मानो हम इंसानों के टुकड़े पे जी रहे हैं। तब ऑप्टिमस प्राइम सेंटिनल प्राइम से कहता है कि नहीं, इंसान एकदम अच्छे हैं और वो बहुत ज़्यादा ही सबकी केयर करते हैं, वो कभी भी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और अगर इधर चांद से धरती पे सभी डिसेप्टिकॉन आ जाएंगे तो वो हम सभी लोगों को तबाह कर देंगे और डिसेप्टिकॉन बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, इसी वजह से मैं आपको ऐसा करने से रोक रहा हूँ। आप उन डिसेप्टिकॉन्स का साथ छोड़ दीजिए क्योंकि वो सही नहीं है। लेकिन वहीं पे अब सेंटिनल प्राइम जिसके पास अब ताकत का एकदम नशा सवार होता है, इस वजह से वो ऑप्टिमस प्राइम की कोई भी बात नहीं सुनता है और अब वो अपने प्रोसेस को दोबारा से पूरा करने लगता है और वो अब फाइनली उस पेज को कंप्लीट कर देता है, जिसके बाद वो अब चांद से सभी डिसेप्टिकॉन को धरती पे बुलाने लगता है। और अब फाइनली सभी डिसेप्टिकॉन जो कि अब धरती पे आ जाते हैं और इतने सारे डिसेप्टिकॉन जो कि अब पूरी धरती पे तबाही मचाने लगते हैं, वो अब सभी लोगों को जान से मारने लगते हैं। साथ ही वो अब US मिलिट्री को एक मैसेज भेजते हैं और कहते हैं कि इस धरती में जितने भी ऑटोपॉड्स हैं तुम उन सभी को वापस भेज दो, अगर यहाँ पे ऑटोपॉड्स रहेंगे तो फिर ऐसी ही तुम्हारी धरती पे तबाही मचती रहेगी, और अगर तुम अपने लोगों को बचाना चाहते हो तो फिर तुम इन सभी डिसेप्टिकॉन को यहाँ से भेज दो। और अब इस मैसेज को सुनने के बाद CSI और US मिलिट्री बाकी सभी लोग अब इस चीज़ पे तैयार हो जाते हैं कि वो लोग इस धरती से ऑटोपॉड्स को भेज देंगे, क्योंकि अगर ऑटोपॉड्स इस धरती पर रहेंगे तो डिसेप्टिकॉन हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे और वो हमारे लोगों को ऐसे ही मारते रहेंगे। और अब सभी ऑटोपॉड्स इस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं कि वो लोग इस धरती को अब छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे। फिर हमें सभी ऑटोपॉड्स को दिखाया जाता है जो कि अब एक बहुत बड़े स्पेसशिप में बैठ करके यहाँ से जाने के लिए तैयार होते हैं। अब वहीं पे सैम जो कि इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है कि ऑटोपॉड्स यहाँ से जाए, क्योंकि उसे पता था कि डिसेप्टिकॉन्स बुरे होते हैं और अगर ऑटोपॉड्स यहाँ से चले जाएंगे तो फिर इस पूरी
वो तो फिर इस धरती पे जितने भी इंसान हैं वो उन सभी इंसानों को खत्म कर देंगे। मगर वो मजबूर था क्योंकि सैम के हाथ में एक छोटा सा डिसेप्टिकॉन घड़ी का रूप लेकर के उसके हाथों में मौजूद था और वो उस सैम के थ्रू ऑटोपॉड्स की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहता था। वो जानना चाहता था कि ऑटोपॉड्स यहाँ से निकल करके कौन से ग्रह पे जा रहे हैं और उनकी आगे की प्लानिंग क्या है। जिसके बाद सैम उन ऑप्टिमस प्राइम से सारे सवाल कर रहा होता है और ये सारे सवाल सुनने के बाद ऑप्टिमस प्राइम समझ जाता है कि जरूर सैम के पास कोई मजबूरी है जिसके इसी वजह से वो हमसे ऐसे सवाल कर रहा है। तब ऑप्टिमस प्राइम सैम से कहता है कि हमारी आगे की कोई भी प्लानिंग नहीं है, हम तो बस तुम्हारी दुनिया को छोड़ करके यहाँ से जा रहे हैं और हम आगे कोई भी लड़ाई नहीं करने वाले हैं और अब हम तुम्हारी दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं, तुम्हारी दुनिया तुम्हारे हाथों में है। जिसके बाद वो लोग अब स्पेसशिप में बैठ करके वहाँ से निकल जाते हैं और अब ऑटोपॉड्स जब इस धरती चले जाते हैं तो इस पूरी धरती में बहुत ज़्यादा तबाही होने लगती है और ये सब कुछ डिसेप्टिकॉन कर रहे होते हैं क्योंकि अब वो इस धरती पे अपना जगह बनाने के लिए हर एक बिल्डिंग हर एक लोगों को जान से मार रहे होते हैं। और इसी बीच हमें इस कहानी का प्लॉट रिवील होता है। सेंटिनल प्राइम जब भी साइबरट्रॉन ग्रह से भागा था तब उसके पास काफी सारे पिलर्स थे और उन पिलर्स में एक एनर्जी सोर्स था जिसकी मदद लेकर के वो अगेन से अपने साइबरट्रॉन ग्रह को दोबारा से बना सकते थे। और अब जब उसके पास उसके मेन 5 पिलर्स और बाकी डिसेप्टिकॉन्स के द्वारा लाए हुए पिलर्स होते हैं तब वो इस धरती की सबसे ऊंची बिल्डिंग के टॉप पर अपना एक साइबरट्रॉन ग्रह क्रिएट करने लगते हैं और उनका इन काम में साथ डीलन दे रहा था जो कि कार्ली का बॉस था। और जब कार्ली को ये चीज़ पता चलता है कि इन सारे डीलन ने हमें धोखा दिया है और वो डिसेप्टिकॉन्स का साथ दे रहा है क्योंकि डीलन को पता था कि जब रशियन टीम मून पे गई थी तो उन्हें पैसे देकर के खरीद लिया गया था और वो पैसे उन्हें डिसेप्टिकॉन्स से दिए थे ताकि उनके पास जो राज है वो राज यूएस मिलिट्री तक ना पहुँचे। और वहीं पे जो कार्ली अब डीलन के कब्जे में होती है और कार्ली की जान बचाने के लिए वहाँ पे सैम पहुँच जाता है। अब सैम जैसे ही वहाँ पहुँचता है तब सैम के ऊपर काफ़ी सारे डिसेप्टिकॉन्स हमला कर देते हैं और उसी समय वहाँ पे अब पहुँच जाते हैं सभी ऑटोपॉड्स। और यहाँ पे अब हमें पता चलता है कि ऑप्टिमस प्राइम ने सैम से झूठ बोला होता है कि वो लोग अब स्पेसशिप में बैठ करके दूसरे ग्रह पे जा रहे हैं क्योंकि ऑप्टिमस प्राइम को शक हो गया होता है कि सैम के पास जरूर कोई मजबूरी है और वो मजबूरी के कारण हम लोगों से इतने सारे सवाल कर रहा है। और ऑप्टिमस प्राइम ने सैम से झूठ बोला होता है जिसके बाद अब जब सैम को उन लोगों की जरूरत पड़ती है तब वो वहाँ पे आ जाता है और अब फिर यहाँ पे हमें सभी डिसेप्टिकॉन और ऑटोपॉड्स के बीच एक बहुत बड़ी फाइट दिखाई जाती है जिसमें स्टार्स स्क्रीन ब्लैक स्क्रीन काफ़ी सारे और डिसेप्टिकॉन्स मौजूद होते हैं और उन्हीं बीच हमें एक सबसे बड़ा डिसेप्टिकॉन जिसका नाम होता है ड्रिलर वो भी अब मौजूद होता है और उसने तो पूरे शहर में जैसे भी पूरी खुदाई कर दी होती है। और अब वहीं पे यूएस मिलिट्री भी होती है जो कि अब डिसेप्टिकॉन्स के ऊपर लगातार फायरिंग कर रही होती है और फायरिंग करने की वजह से उनके सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं और अब उनके पास सिर्फ एक रॉकेट लॉन्चर बचा होता है। जिसके बाद वो लोग मिलकर के ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग इस मिसाइल को सब दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग पे जा करके सीधे जहाँ पे उनकी 5 डिवाइस लगी हुई है वहाँ पे लॉन्च करेंगे। और अब वो लोग उस बिल्डिंग से बाहर निकल रहे होते हैं बट वहीं उनके सामने पहुँच जाता है शॉकवेव जो कि उन्हें घूर करके देख रहा होता है और ये देख करके वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग अब उस बिल्डिंग से नीचे कूदेंगे और फिर वो लोग अब फाइनली बिल्डिंग से स्लाइडिंग करते हुए लास्ट फ्लोर पे पहुंचने वाले होते हैं कि उसी बीच वो लोग अब अपनी गन से फायरिंग करते हैं और जब बिल्डिंग का कांच टूटता है तब वो लोग फर्स्ट फ्लोर पे जाकर के कूद जाते हैं और फाइनली उनकी जान वहाँ पे बच जाती है। अब वहाँ पे मेगाट्रॉन भी पहुँच जाता है जो कि इन लोगों के ऊपर फायरिंग कर रहा होता है और अब वहीं पे ऑप्टिमस प्राइम भी पहुंच जाता है जो कि अब मेगाट्रॉन को काफ़ी ज़्यादा मार रहा होता है। और वहीं पे हमें ऑप्टिमस प्राइम की वो ट्रांसफॉर्मियम ब्लेड्स को भी दिखाते हैं जिनकी मदद से अब वो फाइनली मेगाट्रॉन को वहीं पे जान से मार देता है और ये फाइट काफ़ी ज़्यादा लंबी चल रही होती है। उसी बीच अब वो सेंटिनल प्राइम को भी मारता है जिसके बाद ऑप्टिमस प्राइम अब सेंटिनल प्राइम को भी जान से मारने वाला होता है। तब सेंटिनल प्राइम उससे कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ और वो अपनी जान बचाने की गुहार कर रहा होता है। तब ऑप्टिमस प्राइम उससे कहता है कि तुमने मेरे काफ़ी सारे दोस्तों को मारा है और हमें धोखा दिया, इस वजह से मैं तुम्हें कैसे जिंदा छोड़ दूँ और तुम्हें यहाँ अब मरना ही पड़ेगा। जिसके बाद ऑप्टिमस प्राइम सेंटिनल प्राइम को भी जान से मार देता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे कम्प्लीटली एंड हो जाती है। सो गाइस हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा है। अगर मेरा रिव्यू आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक करिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।